Hello student, I am Amit Singh, Assistant Professor in Dayal Group of Institutions. Today we are talking about money management strategy, financial statement and budgeting. First of all, we will see the learning objective, what comes from this chapter. Recognize relationship among financial document and money management activity. Second thing, design a system for maintaining personal financial record. Third thing, develop a personal balance sheet and cash flow statement. Create and implement a budget. Relate money management and saving activities of achieving financial goals. First of all, talk about one case study. If we save 25% of our earning daily basis or maybe yearly basis, maybe monthly basis, it depend on the expenditure of a person, vary one person to other. तो कहने का ये मतलब कि जब हम एक्सपेंसेस करते हैं तो उसमें से अगर हम 25% बचा लें थ्रू बार्गेनिंग, क्योंकि बार्गेनिंग पावर जितना आपकी अच्छी होगी उतना आप सेविंग कर सकते हैं मनी को. आप उसी में एक एग्जांपल देते हैं आपको. अगर मान सपोज मेरी जो एनुअली मतलब वीकली जो एक्सपेंसेस आता है वो आता है मेरा 1000 रुपीज़ का, और मैं ऐसी शॉप को चूज़ करूं जहां पे बार्गेनिंग कैपेसिटी मेरी जो है वो बहुत अच्छी है, वहां से मैं अच्छी तरह बार्गेनिंग कर सकता हूं, तो वो मुझे देखेगा कि ये हमारा रेगुलर कस्टमर है तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूं, थोड़ा सा रिबेट दे देता हूं, तो ये भी और खुश है कि अगली बार फिर से आएगा. तो मान लीजिए पर भी अगर मैं 250 रुपीज़ बचाता हूं तो मंथली कितने हो जाएगा 1000 रुपीज़. वैसे ही ईयरली कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज़ मेरी सेविंग हो जाएगी थ्रू बार्गेनिंग. Now next step is planning for a successful money management. इसके 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप में होता है स्टोरिंग, मेंटेनिंग पर्सनल एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड मेंटेन डॉक्यूमेंट. जैसे भी हम कुछ भी करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पहले फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, वो खरीदना है, कहाँ से खरीदना है. वो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको वाउचर्स लेते हैं, उस वाउचर्स को हम रखे रहते हैं. फिर हम एनालाइज करते हैं उस चीज़ को कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस कितना है, इनकम कितना है. उसके बेसिस में मैं डॉक्यूमेंट में फिर से एनालाइज करता हूँ, कंपैरिजन करते हैं 1 मंथ विथ अदर मंथ. इसी तरह हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टरली टू क्वार्टरली, मे बी हाफ ईयरली टू हाफ ईयरली, ईयरली और ईयरली टू ईयरली बेसिस पे. सेकेंड स्टेप जो होता है क्रिएटिंग पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम आउटफ्लो स्टेटमेंट. अब बैलेंस शीट का ये मतलब होता है जो मान लीजिए एक आपने कार खरीदी, तो कार तो आपके लिए असेट्स है, पैसे का आउटफ्लो गया, लेकिन बदले में क्या है आपके पास कार है, तो वो आपके पास रखी रहेगी. वो डेली बेसिस पे उसको तो खर्च नहीं करना कि आज ये कार लिया तो कर वो कार लेंगे. तो इस तरह हम बेसिस पे लेते हैं तो क्या होता है कि हम इसका सही से यूज़ करते हैं. अब वो आपका एसेट्स हो गया. अब बाकी फिर से हम सोचेंगे कि हमारा सोर्स ऑफ मनी और कहाँ से हो सकता है, और फिर एप्लीकेशन ऑफ मनी कहाँ पे हम उस मनी को यूज़ कर सकते हैं. तो इससे बोलते हैं बजटिंग एंड मेकिंग अ स्टेटमेंट लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट. और आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो अभी रिटायर्ड होने वाला है नेक्स्ट मंथ. ये बात पूरे उसके फैमिली को, रिलेटिव्स को पता चल जाती है कि वो XYZ इस डेट को वो रिटायरमेंट लेने वाले, उनके पास लमसम इतना मनी आने वाला है. तो सब अपने ज़रूरतों के हिसाब से उनको कांटेक्ट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे इतना कर्जा देना है, ये मुझे घर खरीदना है, तो थोड़ा भाई साहब आप हेल्प कर लीजिए, ये कर लीजिए. तो वो रिलेटिव्स होते हैं. अगर वो जो पर्सनल जो रिटायरमेंट लेने वाला वो सारा मनी इन्हीं लोगों में डिस्पर्स कर देगा तो वो अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखेगा. कहा यह भी जाता है कि आप बिजनेस में पैसा लगा दो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आप अपने रिलेटिव को पैसा दे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं. वो एक तरह का बैड डेट्स होता है कि हाँ मैंने दे देती है, लेकिन वो आने की संभावना कभी नहीं होती कि वो वापस लौट के आएगी. तो इसीलिए कहा यह जाता है कि आप ये मतलब कि मना कर दो, लेकिन उसको इतना अमाउंट दो जिससे आपका आय नहीं आएगा वापस, तो आपको इतना हार्ड नहीं होगा कि मैंने पूरा का पूरा पैसा मैंने इसको इतना दे दिया, लेकिन बाद में वो हेल्प करेगा कि नहीं करेगा वो उस पर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. And the last thing is creating and implementing a plan for spending and saving budgeting. अब उसके बाद आपने एक रफ पेपर पूरा प्लानिंग कर ली, बजटिंग कर ली, बना लिया कि हाँ मेरा मंथली इनकम इतना है, मैं ये चीज़ें खरीदूंगा, ये ग्रोसरी का आइटम्स होगा ये, और मान लीजिए ईयरली बेसिस पे मुझे खरीदना है तो मैं बाइक्स खरीदूंगा या फिर कार खरीदूंगा. मैं लम सम मान लीजिए आप दिवाली पे खरीदते हैं, होली पे खरीदते हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन में हमको डिस्काउंट मिलता है.
और फेस्टिव सीजन में बहुत, या फिर ऑफ सीजन में खरीदेंगे, जैसे ठंडियों में अगर आप गर्मियों का कपड़ा खरीदेंगे तो वो आपके लिए सस्ता पड़ेगा। तो इस तरह की बजटिंग करेंगे तो आप इंप्लीमेंट करेंगे उस चीज़ को कि कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है, कैसे हम बना सकते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करके हम अपना सेविंग को मोर कर सकते हैं और अपने इनकम के जो सोर्स है और उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने XYZ का दिया एग्जांपल दिया कि वो रिटायरमेंट होने वाला है, अगर वहीं बंदा रिटायरमेंट होता है तो वो अलग अलग पॉलिसीज में पैसा इन्वेस्ट करता है, सिस्टमैटिक तौर पे SIP करता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेता है, LIC लेता है, म्यूचुअल फंड में यूज करता है, शेयर्स खरीदता है, बॉन्ड्स खरीदता है, तो उसके पास उतना पैसा वो जमा है, उस चीज़ को फ्यूचर में उसको बहुत अच्छा रिटर्न देगी वो चीज़। क्योंकि शेयर्स में क्या होता है, वो मार्केट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर मार्केट ग्रोथ करेगा तो उसके पैसे भी ग्रोथ करेंगे, मार्केट ग्रोथ नहीं करेगा तो उसके पैसे भी ग्रोथ नहीं करेंगे, उतने का उतने रहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो पूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला जाता है म्यूचुअल फंड को। तो उस पूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वो उसका छोटा सा अमाउंट लगा रहता है, बाकी और भी लोगों का अमाउंट उसी अमाउंट में जोड़ के वो म्यूचुअल फंड की जो एजेंसी होती है दूसरों को दे देती है कि हाँ मेरा इतना पैसा आप इसमें लगा दीजिए। अब उसके बाद आता है अ सिस्टम फॉर पर्सनल फाइनेंस रिकॉर्ड। अब हमें रिकॉर्ड कैसे बनानी है, हैंडलिंग डेली बिजनेस अफेयर इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ बिल्स ऑन टाइम। और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको मोबाइल, अगर आपका मोबाइल प्रीपेड है तो आप क्या करेंगे, अब पहले तो मंथली बेसिस पे होता था, अब क्या होता है, आप क्वार्टरली बेसिस पे उस चीज को रिचार्ज कराएंगे। तो उस क्वार्टरली बेसिस पे आपको रिचार्ज करने में वो पैक आप यूज करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि बहुत से होते हैं क्या कि वो नेट पैक तो ले लेते हैं लेकिन उस चीज को यूज नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से अगर आप नेट पैक नहीं लेते हैं तो क्या करेंगे, वो आपका जो मनी वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक्सपेंसेस पे देना नहीं, पे वेयर नहीं करना पड़ेगा, तो आपके लिए वो सेविंग का एक मोड जनरेट हो जाएगा। और सेकंड चीज क्या होती है, आप जैसे कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो ड्यू डेट होगी उससे बिफोर अगर आप पे कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन जो होती है UPC जो पावर कॉर्पोरेशन, वो आपसे पेनल्टी चार्ज नहीं करती है। अगर आप ड्यू डेट के बाद पे करते हो तो उस पर पेनल्टी चार्ज होती है, जो आपके लिए एक एक्सपेंसिस एक्स्ट्रा एक्सपेंसिस हो जाता है। उसका प्लानिंग एंड मेजरिंग फाइनेंशियल प्रोग्रेस। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं तो आप अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हो, ठीक। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हो कि मैं आज से 2 साल पहले जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो मैं यहाँ पे था और मेरी अर्निंग इतनी थी, लेकिन आज 2 साल बाद मुझे प्रमोशन मिला है, प्रमोशन के बाद मेरी अर्निंग इंक्रीज हो गई है, तो मेरी सेविंग जो मोड होगा वो भी इंक्रीज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग में। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके एक्सपेंसेस नहीं बढ़ते, बढ़ते हैं, वो भी बढ़ते हैं, सेम प्रपोर्शन में बढ़ते हैं। क्योंकि जितनी आपकी ज़रूरतें होती है वो आपके इनकम पे डिपेंड करती है। अगर आपकी मनी इनकम कम है तो आप कम ज़रूरतों को फुलफिल करते हैं, अगर इनकम ज़्यादा होती है तो आप सारी ज़रूरतों को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप इन मेकिंग इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब ये सबसे ज़रूरी होता है कि हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमको जीरो रिस्क होती है। तो जीरो रिस्क लेने का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, प्रोविडेंट फंड्स में, गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती है अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप श्योर रहेंगे कि हाँ गवर्नमेंट के पास पैसा है, वो हमको वापस पे करेगी, कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ तो पे करेगी वो। लेकिन वहीं आप प्राइवेट फॉर्म में उस चीज़ को इन्वेस्ट करते डिसीजन लेते हैं, जैसे शेयर्स कर दिए या फिर प्राइवेट म्यूचुअल फंड में यूज कर इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपका वो मनी है वो डाउनवर्ड में चला जाएगा कि हाँ वो डूब सकता है, ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जो हमारा आज का जो असम्पशन होता है कि हमारा जो मार्केट सिनेरियो वो अनसर्टेन होता है, वो कभी भी चेंजेस हो सकता है, आपके फेवर में भी हो सकता है, तो आप एकदम ह्यूज प्रॉफिट पा सकते हैं। अगर वो अनफेवर में हो तो आप बिल्कुल डिमोलिश होकर एकदम नीचे न्यूनतम में पहुंच जाएंगे, जिसमें कोई प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं। उसका नेक्स्ट स्टेप होता है डिटरमाइन अवेलेबल रिसोर्स फॉर अ करंट एंड फ्यूचर बाइंग। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि अगर मेरे पास इनकम का सोर्स बहुत कम है तो मैं क्या करूंगा, बैंक से लोन लूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे कार खरीदना है तो मैं बैंक फाइनेंस करा के लोन लेके कार बाय कर सकता हूँ, बाइक बाय कर सकता हूँ। तो वो चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट जब करेंगे हम तो डिटरमाइन करके तो मेरा फ्यूचर में किस चीज़ की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ की सेविंग करेंगे। अगर मान लीजिए फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज़ों की जरूरत होगी तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, कि थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट आप जब सेव करेंगे तो आप चीज़ को बचा के चलेगी कि हाँ ठीक है हमारे पास स्मॉल पैकेज। जैसे एग्जांपल होता है कि मिडिल क्लास फैमिली होती है, उनका सपना होता है कि रिटायरमेंट में घर बनाए, रिटायरमेंट के बाद वो कार खरीदे, रिटायरमेंट के बाद फुल सेटल हो जाए, उनकी पेंशन आने लगे, तो वो चीज़ होती है, वो सपना होता है। वो सर्टेन वो ईयर बाय ईयर नहीं हो सकता, वो उसके लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन चाहिए होता है,
ठीक वैसे ही क्या होता है, एक स्टूडेंट होता है तो वो क्या सोचता है कि मेरा हॉस्टल का खर्चा इतना है, ये है, इतना है, तो उस चीज़ को एनालाइज करते करते चलता है कि हाँ जब मैं बड़ा होऊंगा तो कम से कम मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए जिससे मैं अपने जितने भी ड्यू है, जितने भी क्या बोलते हैं आपके लोन्स ले रखे, लोन पेमेंट करना है, उस चीज़ को आप पे कर सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए हमके फ्यूचर में हमेशा डिटरमाइन करके चले कि हाँ अभी हमारे पास रिसोर्सेज है कि फ्यूचर में इस रिसोर्सेज को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेजर फाइनेंशियल प्रोग्रेस। और जो पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोग्रेस करने के लिए होती है, चाहे बिजनेस फर्म हो या आप हो या इंडिविजुअल बेसिस पे हो या फिर आप किसी भी बिजनेस फर्म को कंपैरेटिव करते हैं कि मेरा फर्म कैसा है कि क्या है, तो उसमें सबसे पहले होती है फाइनेंशियल पोजीशन जानना होता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो हम मान ली इंडिविजुअल बेसिस पे मैं जैसे मुझे अपना फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो मैं क्या चेक करूंगा, अपना सैलरी स्लिप कि मेरे सैलरी स्लिप पे रेगुलर बेसिस पे कितनी मनी आ रही है, कि डिडक्ट तो नहीं हो रहा है, कि मैं एब्सेंट हो रहा हूँ तो डिडक्ट हो जा रहा है, मुझे कैजुअल लीव मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो पेड फॉर्म लीव है नॉन पेड फॉर्म लीव में उसके अकॉर्डिंग मेरा कितना आ रहा है। कभी कभी ये तो है नहीं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो ऑलवेज हेल्थी रहता है, वो कभी ना कभी वीक होता है, कभी ना कभी डिसीज से सफर होता है, जिससे उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो डाउन हो जाती है। डाउन हो जाती है मतलब उसकी सैलरी भी डिक्रीज होगी। सेकेंड थिंग होता है मेजर ऑफ प्रोग्रेस टुवर्ड योर फाइनेंशियल गोल। और हमेशा हमें फाइनेंशियल गोल पे ये करना है कि आज मुझे ये बिजनेस करना है तो अगले दिन मुझको इस बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के न्यू आइडियाज होनी चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना चाहिए कि उस कॉम्पिटिटर में ऐसी क्या बात है, क्या उसकी बेनिफिशियल चीजें हैं जो उस चीज को वो करके बहुत आगे जा रहा है। सेम प्रोडक्ट को मैं भी सेल कर रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट उतना सेल नहीं हो रहा है, तो इस चीज को देख के हम लोग तय करते हैं। उसका मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट योर फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब उसके बाद होता है कि हम फाइनेंशियल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि आपकी रिसिप्ट हो गई, एक्सपेंसेस रिसिप्ट हो गई, चाहे कोई भी वाउचर हो गया, डॉक्यूमेंट हो, उसको हम बचा के रखते हैं। प्रोवाइड डेटा यू कैन यूज व्हेन प्रिपेयर टैक्स फॉर्म फॉर अप्लाइंग और फॉर अ क्रेडिट। अब जैसे आपको क्रेडिट लेनी है तो उसके क्रेडिट के आपकी रेटिंग होती है, वो रेटिंग कराती है क्रिस्टल के थ्रू। अगर उसमें आपको 750 के ऊपर रेटिंग होगी तो आप क्या करेंगे, आपको लोन के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी कंपनी कर सकती है। तो वो क्या होता है, हम जितने भी हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं कि हम टैक्स को फाइल करें तो हमें रिबेट मिले, हमको क्रेडिट पे लोन मिले। अगर आपकी टैक्स पेइंग कैपेसिटी सही है, आप रेगुलर बेसिस पे टैक्स पे करते हो, आपकी अर्निंग कैपेसिटी सही है, रेगुलर बे पे आप इनकम ग्रोथ कर रहे हो, तो आपको इजिली टैक्स क्या बोलते हैं क्रेडिट मिल सकता है, यानी लोन मिल सकता है विदाउट एनी हेरिटेज। उसके बाद आपका होता है पर्सनल बैलेंस शीट में ये होता है कि आपको वो शो करता है कि आप कहाँ पे हो, आपकी ग्रोथ कितनी है, आपके एक्सपेंडिचर क्या है। बैलेंस शीट को आप जब तक एनालाइज नहीं करोगे, बैलेंस शीट में आपकी दो चीजें होती है कि लायबिलिटी साइड होती है और एसेट साइड में होती है। लायबिलिटी में आप वो चीजें शो करते हो कहाँ से आपने पैसा लिया है, और एसेट साइड में आप वो चीजें शो करते हो कहाँ पे आपने पैसा लगाया है। तो उन चीजों का एनालाइज करके आप पता लगेगा कि आपका जो लायबिलिटी और एसेट का जो रेशियो वो कितना है। 1:1 का है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल कि जितना मैंने लोन लिया है, लायबिलिटी है, वो ऑब्लिगेशन है, वो पे करने की उतना ही मेरी पेइंग अर्निंग कैपेसिटी है एज एसेट्स। ओके, थैंक यू।